आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज देखिए हमारी एक अहम शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है जिनका नाम है राशिद सिद्दीकी साहब। आपने गुज़िश्ता दिनों अखबारात में पढ़ा होगा, उर्दू अखबारात में इनकी प्रेस नोट आई थी कि औरंगाबाद के अंदर मास्टर प्लान जो डेवलपमेंट के नाम पर DP प्लान के नाम पर जो बस्तियों पर एक मुसीबत आई हुई है और कई घर जद में हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई मसाजिद या कब्रस्तान या दरगाह खानकाएँ भी जद में हैं। ऐसे इनकी तरफ से अपील भी आई थी और ये अपील की गई थी कि तमाम ज़िम्मेदारान जो DP प्लान के अंदर जिनकी मतलब मस्जिद आ रही है वो ज़िम्मेदारान इनसे रब्ता कायम करे या अपने तौर से जो तो एहतजाज दर्ज कराए, या सारी बात थी। अब 2 महीने का वक्फ़ा दिया गया था और हमें मालूम पड़ा है कि 10 से 12 दिन या 15 दिन का वक्फ़ा इससे ज़्यादा तय बचा है, यानी पौने 2 महीने निकल गए और उसके बाद भी बड़े पैमाने पर औरंगाबाद में हलचल नहीं देखी गई। हमारा इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद था कि आखिरी लम्हात में जो मसाजिद के ज़िम्मेदारान जो कहने की खामोशी इख्तियार की गए हुए हैं या उनके समझ में नहीं आ रहा है, उनकी इल्म में बात आ जाए, क्योंकि अब सिर्फ 10 से 12 या 15 दिन का वक्फ़ा बचा है। अब चलिए मुलाकात शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। सर, आपकी प्रेस नोट एशिया में और औरंगाबाद में भी आई थी, तो आप ये बताइए कि वो कितनी मसाजिद हैं, कहाँ कहाँ की है, कौन से एरिया वाइज है, ज़रा तफसील से रोशनी डालिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम राशिद सिद्दीकी है। मैं वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स का एक ज़िम्मेदार शख्स हूँ और उस एतबार से हमने औरंगाबाद टाइम्स, शमए रहबर और एशिया एक्सप्रेस में और सोशल मीडिया पर अपनी एक न्यूज़ चलाई थी, जिसके बाद आपके चैनल के माध्यम से एक आपकी भी एक बाइट वगैरह आई थी जो मैंने देखा था जी। मगर अफसोस ये है कि चाहे अखबार में डालने के बाद, सोशल मीडिया पे आपका डालने के बाद और हम प्रसारित करने के बाद इस पूरे वक्फे में 3 लोगों के अब तक कॉल आए हैं जी। जैसे भी ऑब्जेक्शन वाली बात वगैरह कहे तो जिस वक्त से ये प्लान लॉन्च हुआ है, ये देशमुख साहब का प्लान है जो आज से 4 साढ़े 4 महीने पहले ये अपॉइंट किया गया। इससे पहले रज़ा खां साहब थे जो जिनका प्लान वगैरह चल रहा था, तो उनको भी पोस्ट से हटाया गया और उनके प्लान को भी हटा दिया गया जी। और ये नया प्लान और ये नया शख्स को हम पे मुसल्लत किया गया। उस पूरे वक्फे में 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्शन दाखिल हुए, मगर सुबह अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मस्जिद, दरगाह, क़ब्रस्तान के नाम पर ऑब्जेक्शन नहीं आया। ये दुकान, मकान और अपनी ज़ाती ज़िंदगी प्रॉपर्टीज़ है जी, जो उनकी प्राइवेट मामला थे, उस मामले में कि ये हरी हो गई, ये पीली हो गई, ये नीली हो गई, ये उदी हो गई। अच्छा, इस मामले में लोग अपने फ़िक्रमंद है, मगर कोई भी शख्स ये फ़िक्रमंद नहीं है कि वो जो अल्लाह का घर है, वो जो क़ब्रस्तान है जहाँ हमें हमेशा सोना है, चाहे फिर वो ईदगाह की शक्ल हो, चाहे फिर वो आशुर खाने हो, दरगाहें हो। कि कुछ लोगों को ये नाराज़गी होंगी कि दरगाह क्यों, तो भाई कोई दरगाह को मानता है या नहीं मानता, हमारा ये मसला नहीं है, मगर उसमें जो दफन है वो ईमान वाला, ये हमारा अक़ीदा है और उसको बचाना हमारा फ़रीज़ा है जी। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी हटकर ये चीज़ है कि कहाँ हैं, किधर है और कितने हैं जी। तो सबसे पहले आपसे मैं शुरू करता हूँ कि ये DP प्लान बनाया गया औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जी, और जिस औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिस ज़मीन के ऊपर नाफिज है, काबिज़ है जी, वो चीता खाना क़ब्रस्तान में जी। तो उस क़ब्रस्तान को के बाजू में जो टाउन हॉल है जी, जिसमें टाउन प्लानिंग का ऑफिस वगैरह बना हुआ है, वो चीताखाना मस्जिद को लगकर है जी, उसी पर ये है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से चीताखाना मस्जिद ही नहीं है जी, मस्जिद ही बताई नहीं गई। उससे हटकर आप थोड़ा सा टाउन हॉल वाली जगह पे हम चढ़े, लाल मस्जिद से ऊपर वाली, तो जर्द में आने वाली जागीरदार मस्जिद है जी। और थोड़ा ऊपर चढ़े तो उल्टे हाथ पर जो है मुंशी अमीन मस्जिद नहीं है जी। मुंशी अमीन की जो कंपाउंड वॉल है वो घाटी परिषद में आती है जी। उससे और ऊपर चढ़े मकई गेट की तरफ, तो मकई गेट को लगकर यानी जो बाहर निकलने के बाद जो ऑफिस है अफसर खान साहब का, उसको लगकर एक मस्जिद है जो मक्की मस्जिद है, वो उसमें नहीं है। थोड़े आगे पर एक बखार को लगकर एक छोटा सा क़ब्रस्तान है जो कि एक कागजीपुरे वाले बच्चे का वहाँ पर मर्डर हुआ था। अच्छा। वो क़ब्रस्तान के पास वो क़ब्रस्तान नहीं है। छोटी मस्जिद उसके अंदर मौजूद नहीं है। हत्ता के औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस जो है जी, जिसकी हम दाखिले पे जो छोटे पंप के पास की जो मज़ार है और अंदर स्टेडियम के पास की जो मज़ार है वो नहीं है जी। यानी जिस दरगाह, मस्जिद, क़ब्रस्तान पे हमारे सरकारी ऑफिस जिसके ऊपर काबिज़ है, उसमें के वो मज़ारात नहीं है, मस्जिदें नहीं है, क़ब्रस्तान नहीं है, दरगाह नहीं है जी। यही हाल हेड पोस्ट ऑफिस का है, यही हाल डिविजनल कमिश्नर का है, यही हाल गुलशन महल का है, यही पोस्ट ऑफिस का मामला है, ये रेलवे स्टेशन का है, यही मामला एयरपोर्ट का है जी। ज़िला परिषद का वही हाल है। घाटी परिषद जो है, मैं आपको ये कह रहा था कि मुंशी अमीन मस्जिद का ये शहर की स्थापना करने वाला मलिक अंबर, उसकी मज़ार है, उसमें से गायब है।
शेरन शाह वली अंदर जो दरगाह है, चमेली वाली दरगाह है, मस्जिद अली बिन अबी तालिब जो है जी, वो उसमें से गायब है, जबकि वो बना ही खबरस्तान और मस्जिद की ज़मीन के ऊपर। और उसमें के अंदर जो है 3 मसाजिद, 2 खबरस्तान और 5 से ज़्यादा मज़ारात घाटी में के गायब है। जी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के नाक के नीचे जो मैटर जो हम पीएस कॉलेज वाले मामले में चला, उसको लगकर जो छोटा खबरस्तान है, एक शहीद मस्जिद है और जो दरगाह है वो उसमें से डिलीट की गई। मिलन कॉलेज के सामने का जो कॉलेज वगैरह बनी हुई है, वहाँ पे दरगाह मगरिबी साहब है जी, दरगाह यमनी है जी, ये उसमें से गायब है। तो मैं लगभग आपको सरकारी दफ्तर में के 45 मोनूमेंट बता सकता, इसमें से गायब है। जी। शहर के बारे में तो ये कहूँगा कि 300 से ज़्यादा मसाजिद गायब है। 300। सर ये सवाल ये है कि जैसा अब जो नई मस्जिद बनी तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक जो मस्जिद है, कब्रस्तान है, तो वक्फ बोर्ड बनाया इसलिए गया था कि उसकी देखरेख हो, उसका जो भी हिसाब किताब हो, उसका सारी निगरानी हो, ये वक्फ बोर्ड के क़याम का ही मकसद है। तो सवाल ये है ना, एक फितरतन सवाल तो लाजमी उठेगा, तो फिर वक्फ बोर्ड के जितने भी जिम्मेदार हैं फिर ये क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपके सवाल से मुतमईन हूँ। जी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के जो मौजूदा CEO है जुनेद साहब जी, उनकी जो सलाहकार जो लीगल टीम है, जिसमें पठान साहब है जो पहले कॉरपोरेशन में भी थे, वो दोनों के माध्यम से और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ये 2-3 लोगों के माध्यम से इन्होंने ये DP प्लान को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली वो कि जो जर्द में आने वाली मसाजिद है, मुस्लिम मोनूमेंट, चाहे फिर वो दरगाह की शक्ल में हो, मस्जिद के हो, खबरस्तान के हो, ईदगाह के हो या आशुर खाने के हो, या फिर शिया के हो या सुन्नी के हो, जर्द में आने वाले को उन्होंने एक ऑब्जेक्शन तैयार करके दाखिल कर चुके कि ये यहाँ से DP प्लान सरकाया जा सकता। जैसे वफ़ का अपना एक क़ायदा है, वफ़ एक्ट 1995, वैसा कॉरपोरेशन का अपना एक क़ायदा है जी, वो 1955, और उसके अलावा भी कुछ है। उसके तहत उन्होंने उनको ये सजेशन दिया कि आप अपना DP प्लान यहाँ से चेंज कर सकते हैं धार्मिक स्थल की तरफ से। पहला ये। दूसरा ये कि जिसमें से बहुत सारे अभी उनकी भी वर्किंग चालू है, हमारी भी चालू है, और हम यही सबसे अपील कर रहे हैं कि आप भी करो। हर जगह हम नहीं जा सकते, तो मगर आप तो आ सकते हैं फॉर्म वगैरह के लिए, तो मदद के लिए। तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, मुस्लिम धार्मिक गुरु की तरफ से ये फरीज़ा है। मगर आप जो वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, मौजूदा CEO जुनेद साहब, वहाँ के लीगल एडवाइज़र पठान साहब और डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर, ये तीनों बड़ी ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी के साथ वो काम 1.5 महीने से कर रहे हैं, जिस दिन से ये लॉन्च हुआ है। अच्छा, इस पर काम चल रहा है 3 प्रकार का। एक है जर्द में आने वाली, दूसरी मिसिंग की है, और तीसरी जो है कि वो खुद रिकॉर्ड दे रहे हैं कि ये हमारे रिकॉर्ड में है और आपके भी रिकॉर्ड में है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वक्फ के रिकॉर्ड में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भी रिकॉर्ड में जी। मिसाल आप आसिफा कॉलोनी के लीजिए जी, BNO में मंजूर शुदा कॉलोनी बनी हुई, सोसाइटी बनी हुई है जी, मगर आज वो ग्रीन में डाल दी गई। ये गलती नहीं कॉर्पोरेशन की जी, तो यही गलती उनको दोबारा है। रहा मसला ऑब्जेक्शन का, सिर्फ ऑब्जेक्शन नहीं डालना है, आपको साथ में सजेशन भी डालना है। मैं आपके ऊपर सिर्फ एलिगेशन नहीं करना है, मेरा काम आपकी इस्लाह करना भी है जी। तो हमारी इस्लाह कॉर्पोरेशन के साथ ये रहेंगी कि भाई आने वाला जो इलेक्शन का परेड है ना, शहर में नफरती माहौल आप मत बना के दो। वो हिंदू मुसलमान होंगे या नहीं होंगे वो अल्लाह जानता है, मगर मुस्लिम वर्सेस गवर्नमेंट का कोई विवाद ना खड़े करे। और कॉर्पोरेशन इसमें RSS का रोल अदा कर रहा जी। मेरी जगह ये लगता है कि DP प्लान बनाने वाली जो जहनियत है वो RSS की है, खाकी चड्डी वालों की है, क्योंकि ये धार्मिक स्थल गायब कर रहे किस वास्ते और एक नया इशू क्रिएट की इस वास्ते कर रहे। हमारी कौम तो इतनी गफलत में कि वो अपने दुकान मकान और उनकी प्रॉपर्टी में परेशान है, उनको अल्लाह के घर से कोई लेना देना नहीं है, वो खुद के घर में परेशान है अभी। तो सर सवाल ये है कि औरंगाबाद इतना बड़ा शहर है, यहाँ पर हर पार्टी के अलग अलग बड़े बड़े मुसलमान जिम्मेदार भी हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर सियासी असर रसूख भी रखते हैं, तो फिर ये इसमें अपनी क्या भूमिका दे सकते हैं? मतलब इनको क्या करना चाहिए, ये भी तो सलाह दे दीजिए फिर आप। बिल्कुल साहब, देखिए हमें जो इमारत शरिया के जो मुफ्ती मोइज़ कासमी साहब है, हाँ, ये तो इससे इस्लामी लोग हो गए, मतलब शरई, मैं सियासी की बात कर रहा हूं। मैं दोनों तरफ आ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं दोनों तरफ आ रहा हूँ। मैं पहले हाँ जी, उलमा को मैं पहले तरजीह दूंगा जी, बाद में सियासतदान को दूंगा जी जी। तो उनसे हमारी इस सिलसिले में बात हुई जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों से हमारी बात हुई, नुमाइंदा कौंसिल वालों से बात हुई, जमात इस्लामी वाले, वहदत इस्लामी, अहले सुन्नतुल जमात, जमात अहले हदीस के तमाम लोगों से हमारी यही अपील है कि भाई आप भी अपने लोगों के अंदर अवेयरनेस देकर ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने लगा है। आज हम ये काम नहीं करेंगे तो कल हमको ही गवर्नमेंट को ये बोलना पड़ेगा कि आप मुसलमानों के खिलाफ है, फिर कल JCB आएगा, पुलिस फोर्स आएंगी, दस्ता आएगा, और हम फिर ये डायलॉग मारेंगे, यहाँ नारे तकबीर लगेगा, वहाँ से डंडे चलेंगे, फलाना होगा, और फिर हम कहेंगे कि हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ है।
जी। तो एक नज़रिया ये आएगा, एक नज़रिया उन्होंने 2 महीने का टाइम किस लिए दिया आपको, बराबर। अच्छा। दूसरी बात आई सियासतदानों की। सियासतदान तो सियासतदान है साहब, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, फिर वो अपने वोट बटोरने के लिए अभी कौमी चोले पहनेंगे, मजहबी चोले पहनेंगे, मुंह मिट्ठी बातें करेंगे कि पिछले इलेक्शन में हमारी माँ बहन कर रहे थे, इस बार ही हमारे माँ बहन के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। जी। हाँ, पिछले टाइम कोई राजा सिंह को लेकर नाच रहा था, इस टाइम वो अभी ईदगाह में खड़ा हुआ है। जी। ना इत्तेफाकी अपनी जगह है, मामलात अपनी जगह है, मगर जब मजहबी मकामात की बात आएंगी, फलाना आएंगी, हम अपनी जान और माल के साथ हाजिर रहेंगे। जी। हम अपने बड़ों के साथ रहेंगे, शाना शाना रहेंगे, मगर हम टेक्निकल चीज़ों को पहले फुलफ़िल करेंगे। जी। अब खुसूसन जो है कि हमने जिनको सर पर चढ़ाया था, हमने जिनको जिता कर लाया था, उनकी पहले भी जिम्मेदारी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं। अब वो आमदार की शक्ल में हो, खासदार की शक्ल में हो, कि माजी कारपोरेटर की शक्लों में हो। जी। हाँ, उस वक्त आप सियासत लड़ रहे हैं बाबा साहब के नाम पर, और आप वो स्टेज पे खड़े रहे कि आप हमको हज़रत उमर की फातिहा पढ़ा रहे। जी। तो क्या है, दोगलापन नहीं चलेगा। खुलकर बात करो, आप किस मकसद से आए हुए, हम उसमें हामी भरेंगे या नहीं भरेंगे। मगर आपको मेंबर बना के बोर्ड में बिठाया क्यों? इसी काम के लिए। थोड़े दिन पहले उलमा के साथ आपने मीटिंग करे, बंद कमरे में करे। औरंगजेब आलमगीर के मामले में सवाल आपसे हो रहा, जवाब आपके कायद दे रहे। जो कायद उसे अकायद इतने गंदे हैं, हम उसके पीछे क्या चलना साहब। वो कहता कि हम उनके तर्जुमान नहीं, हम तुम्हारे तर्जुमान हैं। तो जिनके लिए आप तर्जुमानी बंद कमरे में बैठे, तो उनके लिए आपने आज तक क्या करे? तो जब आज हमारे मसाजिद का मामला आया, ईदगाह का आया, खबरस्तान का आया, अब तो खुल कर आओ, अब तो मदद करो। वोट होना ना, तो ये बेस पे तो लो। हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते, मस्जिद के नाम पर नहीं लेते, खबरस्तान के नाम पर नहीं। हमको जो एक दूसरे की नमाज़ें पढ़ना, एक दूसरे को दफनाना और एक दूसरे के साथ रहना है, रोटी बेटी के रिश्ते इसी शहर में रहना है, तो कब तक एक दूसरे की कॉलर खींचेंगे और एक दूसरे से नाराज़गी रखेंगे? तो सर सवाल ये आता है, जब इतना बड़ा मसाजिद का मसला है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर साहब क्या आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ सियासत है, राजनीति है, या कोई ऊपर का दबाव है, जैसा अफवाह चलती है, ऐसा कुछ आपको लगता है कि इसके अंदर? ऐसा हर मामले में क्या होता है, एक अफवाह उठती है, किसी का हाथ था, किसका पैर था, किसका सर था, अजीब गरीब मंतक निकल के आती है। तो आपको लगता है कि इसके अंदर एक खामोशी जो इख्तियार की जा रही है, या ये जानबूझकर है कि कोई दबाव है? नहीं, इसको मैं सियासत से बाहर निकाल के कहूँगा, इसमें सियासत तो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है, उससे बाल बराबर नहीं है, मगर इसमें दबाव है, प्रेशर है उन शरारती लोगों का, उन इंतहा पसंदों का जो मस्जिदों की दुश्मन है। जी। और वो तारीख़ है कि वो जब 92 में बाबरी, मैं उस वक्त छोटा हुआ करता, जब सुनता था ऐसे ही है कि बाबरी के बाद अब काशी की बारी है, मथुरा की बारी है, फलानी, और अब हम इस दौर में आ गए कि अब हमारे अपने बच्चे हैं। उन्होंने 300 मस्जिदों की लिस्ट बनाए, बाद में 3000 मस्जिदों की बनाए, ये उसी का एक हिस्सा है। ये मामला आज से नहीं, ये 40-50 साल 100 साल पहले का प्रोग्राम ही है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हमारे पास है ना 15 दिन का, अभी हमारे पास जैसे ऑब्जेक्शन की बात चढ़ी कि 15 दिन भी नहीं बचे जी, उनके पास जैसा 15-15 साल और 15-15 साल के प्रोग्राम बने हुए हैं, उन नस्ल दर नस्ल प्रोग्राम बने हुए। हमारे पास 15 दिन के बाद का प्रोग्राम नहीं है जी। तो ये एक प्री प्लान प्रोग्राम है, जो कि एक डिज़ाइन के तहत काम किया जा रहा। चाहे फिर हुकूमतें बदलती रहो, चेहरे बदलते रहेंगे, प्रोग्राम नहीं बदलेगा, प्रोग्राम यही रहेगा। सब इसमें एक सवाल ये भी है कि चूँकि अब इलेक्शन मामला चल रहा है, आचार संहिता चल रही है, अब इसमें अगर कोई सियासी जो भी लीडर है, जो भी पार्टी का जिम्मेदार है, अगर समझो अगर हलचल करता है, तो क्या ये माना जाएगा कि भाई आचार संहिता भंग हो रही है, या कोई धार्मिक मसला उछाला जा रहा है? करना ही नहीं ना। वो देखिए, आपको ऑब्जेक्शन का वक्त दिया गया जी, आप ऑब्जेक्शन दाखिल करें। पूर्व माहौल के अंदर पीसफुल हमको काम करना है, वो पेपर वर्क है जी। हमको धरने मोर्चे नहीं करना है जी, हमको किसके खिलाफ तहरीक नहीं चलाना है, हमको कोई बड़ी बड़ी मीटिंगा नहीं लेना है। काम ख़राब करने का तो ये करना पड़ेगा, काम सही में करना होगा तो डॉक्यूमेंटेशन, आपकी धार्मिक स्थल है ना, आप उसके डॉक्यूमेंट लाओ। एक तो आप खुद बखूबी, आप अपनी कमेटी है, मुतवली है, सज्जादा है, कैटेकर है, कुछ ना कुछ आपकी मस्जिद दरगाह कब्रस्तान के है, वही डॉक्यूमेंट लो। आपके अपने सीए के पास, आपके अपने वकील के पास जाओ, बाहर हमारे पास भी मत आओ। आपको लगता है कि भाई वो भी कैपेबल नहीं है, तो उसके बाद हम आपको रहनुमाई करने के लिए तैयार है, पर अल्लाह के वास्ते जगह बचा लो, नस्लों दर नस्ल काम आएंगी, कोई किसी को नहीं छोड़ने वाला। साहब जैसा मैंने औरंगाबाद के कुछ खदी मसाजिद के बारे में मैंने देखा है, लेकिन सवाल ये कि जो मस्जिद मतलब पुरानी हालत में 300 साल 400 पुरानी, जैसा उसमें घाटी मस्जिद है, मैं एग्जांपल दूंगा, अली बिन अबी तालिब, हाँ वो, उसके बाद अपने औक़ाफ़ बोर्ड, अपने वक्फ़ बोर्ड के पीछे की मस्जिद है, सुपारी बाग की मस्जिद है। तो सर ये अगर आज की तारीख़ में अगर मुसलमान चाहे कि भाई चलो भाई एक टीनों का शेड लगा ले, कुछ करे, तो क्या है नमाज अदा हो सकती? बिल्कुल हो सकती है सर, मतलब कोई तरह का प्रॉब्लम कोई भी नहीं हो सकता। उसके लिए आपको 2-3 काम करना है। बोलिए ना। अब ये तारीख़ी मस्जिदों को आपने बोले तो 100% इसका वक्फ गैजेट मौजूद है। अच्छा, ओके, एक रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, अच्छा, यही आपको कंफर्म करना है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको एक कमेटी बनाना है। अच्छा,
मुकामी लोगों को लेके, कुछ लोगों के, और नहीं आ रहे तो आप खुद अपने तौर पर अपनी लोगों की कमेटी बना लीजिए, वहाँ दाखिल करें, मंजूर शुदा उसको बनाएं और उसमें उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप परवानगी ले लें। वो परवानगी आप महानगर पालिका में दे दीजिए बांधकाम परवानगी के लिए, लाइट वगैरह दीजिए। 1 साल का अरसा जाएगा जिस दिन से आप काम शुरू करेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप आज है, या मैं एग्जांपल दूंगा कि अपने घाटी की मस्जिद है जी हो, और पंचक्की की मस्जिद है, 2 ही मिसाल दूंगा क्योंकि अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर समझो मान लीजिए कि चलो अपने आप जहन में आ गया, चलो यार मस्जिद खदी है, मतलब खदी में आबादी माशाल्लाह बढ़ गई, यहाँ इन्हीं टाइम घाटी में पेशेंट लोग आते हैं, चलो 150 लोग नमाज पढ़ेंगे, बिल्कुल, तब इसको आबाद करना है तो कैसा करेंगे? 1 ही साल का वक्फा है इसको। कितना? 1 साल। मैं ज़्यादा चॉकलेट देने की बातें नहीं करूँगा भाई, जो भी जिम्मेदार उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता जी, वो एक जगह हो जी, मुकामी लोगों, अभी घाटी है, मुकामी से मुराद वहाँ पर अक्सर वो एक्टिविस्ट जो मेडिकल फील्ड से काम करते हैं उनको जमा करो, उनको उसका ज़िम्मेदार बनाओ। मैं आपको पूरी रहनुमाई करता, हमारी अपनी संगठन करेंगी, अपने लोग करेंगे, आपके अपने करेंगे, मगर 1 ही साल के अंदर इंशाल्लाह मस्जिद आबाद हो जाएंगी। कैसे? गैजेट निकालो, रजिस्ट्रेशन करो, कमेटी बनाओ जी, आबाद करने की परमिशन ले लो कारपोरेशन के अंदर। वो मस्जिद तो अपनी अच्छी हालत में, आपको सिर्फ रिवेंट करना है जी, दागदूजी करना है, करो, अल्लाह अकबर करो, बिस्मिल्लाह करो, मतलब होगी मस्जिद आबाद, हो गई आबाद। इसमें कोई मतलब गवर्नमेंट का कोई अरे भाई तो ये तो गवर्नमेंट प्रोसीजर तो बताया आपको। अच्छा, कोई अड़चन नहीं, मतलब भाई आप मुस्लिम ये एतबार से आप इसको ये मत समझो कि आप इमारत शरिया से आप परमिशन ले रहे, आप महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड से, आप हुकूमत से परमिशन ले रहे, आप महानगर पालिका से ले रहे जी जी, अब उनको इस्लामी जमातों से नहीं ले रहे जी, अब उन किसी आलिम दीन से नहीं पूछ रहे, और ये कोई बहुत बड़ा मसला भी नहीं है कि किसी आलिम से हमको उससे मसला पूछे जी जी, ऐसा है, ये हो जाती है। अब सवाल ये है साहब कि मान लीजिए अगर 15 दिन निकल जाते हैं और ऐसी बेहिसी का मामला रहता है, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, और ये मामला ख़त्म हो जाता है, जैसा आपने कहा कि 300-350 मस्जिद जो भी है, तो फिर इसके बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है? एक पस मंज़र क्या रहेगा वो? देखिए भाई, वल्लाह आलम उस वक्त वो हकीकत में क्या होगा, क्या हम कुछ देर के बाद क्या होगा हमें नहीं पता, अल्लाह उसके लिए बेहतर जानता, मगर हम यही कहेंगे कि भाई अल्लाह से दुआ है कि सब पुरमाहौल माहौल हो। नहीं, कानूनी एतबार से भाई मामले बिगड़े ना, मगर फिर भी कुछ लोग तो आएंगे, हमसे इस पर उम्मीद है कि हम उनसे राब्ते कर रहे हैं, वो फॉर्म भी बना रहे हैं जी, इसमें बढ़ चढ़ के इसमें कोई कभी हमको इसमें खुलकर आकर जो सपोर्ट कर रहा है, काम कर रहा है, वो जमात उलमा की शक्ल में दोनों पार्टी है, चाहे वो अरशद साहब की ग्रुप की हो या महमूद साहब की हो, जमात इस्लामी वाले हो, वहदत इस्लामी, या कहीं ना कहीं से ये जुड़े हुए लोग हैं मसाजिद से, वो उनके लोगों को भेज रहे हैं, काम भी हो रहा है, एक तो ये, मगर जो नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए वक्फ बोर्ड भी लगी हुई फिक्रमंद, हमारी संगठन भी फिक्रमंद लगी हुई है, आखिरकार कोर्ट की सीढ़ी हमारे पास मौजूद है जी, मगर हम भारतीय संविधान को की चौखट को पार कर हम इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जी, हम लोगों को जमा करके नारे तकबीर के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे जी, और हम ना कोई चंदे चमड़े और ओट बटोरने का, हाँ इंशाल्लाह हम ना ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जी। जैसे एनआरसी की फ़िक्र से ख़ुद के हमारे अपने जो हमने डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करें, उसी फ़िक्र से हम मस्जिद के पेपर लगा के उसको महफूज करने का काम करेंगे इंशाल्लाह। अब सर एक सवाल ये है कि वो आमतौर से क्या होता है कि मस्जिद कमेटी के लोग है ना, तो बड़े सीधे साधे लोग रहते हैं, ज़्यादा पढ़े मतलब दीन से जुड़े रहते हैं, एक बहुत ज़्यादा डिग्री याफ्ता नहीं रहते, तालीम याफ्ता भी नहीं रहते, मुख्तसर में अल्लाह वाले रहते, या कोई रिटायर रहता है, कोई कैसे रहते, तो अब इनको पता क्या चलेगा भाई आप जिस बस्ती में है कि भाई मेरी मस्जिद ये जद में है नहीं है, अब वो तो सोच रहे कि चलो हमारी मस्जिद तो एकदम बीच महल्ले में है, अब यहाँ कहाँ से रोड जाना, ये एक ऐसा जहन तस्वर पाया जा रहा है, तो मालूम कैसा होना बखौल आपके कि वो सीधे साधे शरीफ वगैरह रहते, भोले किस्म के रहते, तो ऐसे भोले लोगों को कमेटी में रखना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये भोले नहीं होते, ये भोले होते। दूसरी बात उसमें जो रिटायरमेंट, तो ये रिटायरमेंट के बाद के जो मुसलमान रहते हैं इन्होंने भी नहीं आना चाहिए, इनकी घर में नहीं चलती, इन्होंने यहाँ के उशारिया बताते। एक तो ये जी बात आई भाई, आप जब अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आपकी बैंकिंग के लिए, आपके बिज़नेस के लिए, आपके लोन के लिए, आप एक सीए को, एक वकील को और कुछ शाने लोगों से आप बातचीत करते, इसी वही फ्रेम को आप मस्जिद वाले मामले में ज्वाइन करो। कारपोरेशन के मामले में जो बेहतर जानता है उसको बताओ कि भाई अपनी मस्जिद ये जर्द में आ रही क्या, डीपी प्लान से गायब है क्या, कोई एप्लीकेशन को आप कोई सीए को, कोई वकील को पकड़ो, आपके फलाना करो, चबूतरा कॉन्फ्रेंस मत करो जी। चबूतरे गर्म करके अपने आप को गर्म क्यों कर रहे साहब जी, आप कागज़ काले करके दाखिल तो करो, उसमें 20 का टिकट लगा के ऑब्जेक्शन सजेशन तो दाखिल करो, उस पर हेयरिंग होंगी, कुछ ना कुछ 2 बातें होंगे, वो एक लेटर देंगे, आप लेटर देंगे, मगर चीज़ तो बचेंगी। हम कुछ बस एक ही जगह पर बैठ कर हम फ़लस्तीन फतेह नहीं कर सकते साहब, मैदान में उतरना पड़ेगा। साहब क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आचार संहिता भी चढ़ी है, तो कैसा मुमकिन है कि भाई कोई फंक्शन हॉल में या कोई बड़े उसके अंदर तमाम, जैसा आप 350 मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं, तो तमाम उस कमेटी के ज़िम्मेदारान या कमेटी के लोग
या उसमें कोई सियासी लीडर बिला तफरीक, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं, हर पार्टी का है और वे कानून के दायरे में रहकर एक हौसला अफजाई का काम करे, रहनुमाई का काम करे या कुछ ऐसे जो तो बातचीत करे। क्या ये मुमकिन है कि एक 2 रोज़ में हम कहीं ऐसे मतलब ले सकते हैं आज के जो इलेक्शन? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, मगर हम इसके फेवर में नहीं है। वजह क्यों सर? नहीं, उसमें कुछ शरारती है ना, उसको मजहबी जामिया उतारकर जो है ना उसको सियासी जामिया पिलाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यही है। और हर शख्स है ना क्रेडिट लेने के लिए आएगा। हम यहाँ खालिस अल्लाह को रज़ा करने के लिए उतरे हुए और हमारी मुस्लिम धार्मिक स्थल बचाने के लिए उतरे। अब उसमें अलग अलग मतलब फ़िक्र के लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ मामला रोटी बेटी एक दूसरे को देने को तैयार नहीं है, सफ़ों में खड़े होने को तैयार नहीं है, मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तो मामला ही सियासत का आ जाने वाला है। फिर हर किसी का कोई हीरो तो बना हुआ है साहब, और यहाँ हम किसी को, हम सिवा रसूलुल्लाह के हीरो किसी को नहीं मानते। तो इस अक़ीदे के तहत इनफरादी काम होना चाहिए। इज्तिमाइयत इसको ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करे, ये शर का सबक बनेगा, लॉ एंड ऑर्डर टूटने का सबक बनेगा, गलत मैसेज हुकूमत तक जाएंगी और ये काम ख़राब हो जाएगा। जैसा आपने 300 साढ़े 300 मस्जिद का जिक्र किया है, तो आप अपने मुंह से तमाम जो मसाजिद है, क़ब्रस्तान है, खानका है, आपके ऑफ़िस का पता, आपका फ़ोन नंबर आपके ज़बानी कह दे, ताकि लोगों को आपसे रब्ता कायम करने में आसानी हो और कोई मशरूआत कर सकते तो करने में आसानी हो। बोलिए आप। मेरा नाम राशिद सिद्दीकी है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9890008033। ऑफ़िस एड्रेस है कलेक्टर ऑफिस कंपाउंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और दूसरा ऑफिस का एड्रेस है राम मंदिर रोड अपोजिट मस्जिद अनीस। देखिए, इस तरह से राशिद सिद्दीकी साहब से हमारी गुफ्तगू हुई। अखबारात में आया था कि वे 300 साढ़े 300 मस्जिद जद में है, जो भी डीपी प्लान के तहत है। सारी गुफ्तगू आपके सामने है, मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन ये बड़ा हिसास मसला है और हम भी कहने के चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, एक पत्रकार है और एक जागरूकता लाना हमारे प्रयास रहता है। तो मैं चंद बातें ज़रूर कहूँगा कि भाई हमारे घर मास्टर प्लान में जा रहे हैं, जो डीपी प्लान आ रहा है, हमने देखा है कई लोग मोर्चा ले गए वहाँ पर। मोर्चा बोले तो निवेदन महानगर पालिका में दिए, तो गट्ठे लिया के दिए, 1-2 न्यूज़ तो मेरे चैनल पे भी है। ठीक है, कोई बदगुमानी नहीं, अच्छी बात है, सारी बात है। जब एनआरसी का मसला आया था तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हज़ारों लाखों लोग रोड पे थे, रात दिन पड़े हुए थे, नहीं बताएंगे, कागज़ नहीं बताएंगे, पता नहीं क्या क्या बात चढ़ रही थी, बहुत सी बातें हो रही थी। वो भी जायज़ बात है क्योंकि आप इस मुल्क के अजीज़ में रहते हैं, सारी बात है। लेकिन सवाल तो एक बड़ा अजीब व गरीब निकल के आ रहा है, जब आपके ज़ाती घर पे बला आ रही है या आपको मुल्क से निकालने की ऐसे कुछ खदशात पैदा हो रहे हैं, तो आप रोड पे आ रहे हैं और यहाँ पर डीपी प्लान के तहत या मुगालते में बोलो, जो जैसे भी बोलो, कई मसाजिद जद में हैं और उतने बड़े पैमाने पे हलचल नहीं, जबकि इंतज़ामिया ने आपको एक मौका फराहम किया है कि अगर आपको कुछ लगता है इसमें गलत है तो आप रुजू होइए, मतलब एप्लीकेशन दो, क्या है कैसा है। तो यहाँ कोई हलचल नहीं है। और जैसा यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर कई ऐतिहासिक मस्जिद है, 300, साढ़े 300, 400 साल मस्जिद है, जिसमें 2 मस्जिद का मैं जिक्र खास तौर से करूँगा। एक घाटी परिसर के अंदर है और एक पंचक्की के ठीक पीछे है, जहाँ वक्फ बोर्ड का ऑफिस है। वैसे और भी कई मस्जिद है, तो वो मस्जिद आबाद नहीं है, खंडर पड़ी हुई है। और जब भी 6 दिसंबर आता है तो चंपा चौक पे अजान दी जाती है और एक बड़े शायद मौलाना सेंटर बोलो है कि हॉल के अंदर एक मीटिंग ली जाती है, सर जोड़ के बैठा जाता है और ये अहद लिया जाता है, ये अहद किया जाता है कि हम हमारे नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और रहेंगी, ये बताया जाता है। लेकिन बतर चिराग तले अंधेरा, हमारे नाक के नीचे जो है तो कई मस्जिद जो है तो आज वीरान पड़ी हुई है, तो उसके बारे में कोई हलचल नहीं होती है, जबकि वो विवादित भी नहीं है। चलो कोई पाबंदी है, कोई केस चढ़ रहा, कोई झगड़ा चढ़ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर कोई मतलब मामला नहीं आता है। तो कहाँ से अल्लाह की मदद देंगे भाई, कहाँ से अल्लाह की मदद देंगे? और हम कह रहे अल्लाह तुम हमारे पे जुल्म हो रहा, ज़्यादती हो रही, जालिम बादशाह हम पे मुसल्लत हो रहे, होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? ये अल्लाह का वादा है, हदीसों में लिखा हुआ है, अगर तुम मतलब गुमराही की तरफ जाओगे तो हम बिल्कुल करेंगे। खैर मैं कोई आलिम दिन मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मामला मज़हबी जुड़ा हुआ है और इसलिए आपकी करना है, आपको बताना है, इसलिए मैं खुल के कह रहा हूँ। वरना पत्रकार को शोभा भी नहीं देता इस तरह से बात करना। पत्रकार लेता है, हाँ चलो बोलो बोलो क्या है भाई तुम्हारा, हाँ डाल दिए, हो गया, मोकले हो गया अपन, ये ऐसा मामला रहता है। लेकिन कब तक अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़िम्मेदार है, सारी बात है, दुनियादारी कर रहे हैं, ज़रा सा कुछ हो गया तो आप बैंक में जाते, ये लेते वो लेते, 50,000 के लोन के वास्ते लगे लगाते, जुगाड़ लगाते, जो बैंक का मैनेजर किसका कौन है, रिश्तेदार क्या है, क्या कौन सा है, कौन सी पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, किससे लग्गा लगाना, किससे शिवरी डेटा लेना, 50,000 के लोन कैसे इतना करते हैं। ये अल्लाह के घर का मसला है,
अल्लाह घर का मसला है, उसके ऊपर वो इज्तिमाइयत नहीं हो रही। अब कल को बुलडोज़र लेके आएंगे, कानूनी काम होगा, पूरा हंगामा हो जाएगा, फिर बोलेंगे ए मोदी, ए अमित शाह, ए फडणवीस। अरे क्या है यार ये? अरे पढ़े लिखे लोग हैं, सरकार ने आपको मौका फराहम किया है कि नक्शा दो, कितने बाय कितने की ज़मीन है, क्या कागज़ है, परमिशन है नहीं है, सारी बातें आपको मौका फराहम किया जा रहा है। तो आज अपन गफलत में बैठे हुए, इसको गिराना है, उसको उठाना है, उसको पटकना है, ये है वो फ़िरका परस्त है, और वो दिन परस्त है, वो रात परस्त है, वो पता नहीं क्या क्या परस्त है। और यहाँ पर मामले चढ़ रहे, कहाँ से अल्लाह की मदद देंगी और कहाँ से हमारा माहौल चलेगा। तो खैर ये मैं कोई तरफदारी वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं भी जो है तो पत्रकार साथ मैं भी मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, तो भाई मेरा भी कहीं धर्म है ना, मेरा भी समाज है ना कहीं, तो मैं भी कानूनी फ्रेम में रह के बोला। आज कानून आपके साथ में है, कानून ने आपको मौका फराहम किया है, और आप अगर ऐसे कम से कम ये लोग खड़े हुए हैं कि इनको बाल बच्चे नहीं है, कि इनके घर बार नहीं है, अरे कम से कम जब ये बोले कि भाई हमारे ऑफिस पे आओ, मिलो, बोलो, बताओ, हम गट्ठा जमा करेंगे, या कोर्ट में जाने की तैयारी भी हमारी है। अब इनके साथ भी नहीं जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? अब ये मैदान में इनका साथ दो ना, फिर बाद में क्या बोलते हैं कि यार मुसलमानों क्या हो गया यार, कोई दिख रहा नहीं यार। अरे जो दिख रहा कम उसकी तो कदर करो, उसकी तो कदर करो, उसकी तो वो करो। तो उम्मीद करते हैं कि अब ज़्यादा क्या बोलो वीडियो बड़ा हो जाएगा, और हो गया बड़ा ही, तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। वरना देखिए जो हालात चल रहे हैं ना, अपनी लापरवाही से, अनदेखी से, इस ऐसे हालात को देखते हुए मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, बिल्कुल अल्लाह की मदद हमारे साथ नहीं है, और हालात से बदतर हो सकते हैं। अच्छा, जब इतना खुल्ला हमारे शहर में चढ़ा, क्योंकि बंगाल का मसला ये कि बंगाल में कौन जाके देखा, कश्मीर में कौन जाके देखा? अरे सामने है ना, पंचक्की कितनी दूर है, 10 मिनट का रास्ता है रिक्शे में गए तो। और वहाँ अगर फर्ज करो बुलडोजर चढ़ा मस्जिद के ऊपर, पूरे औरंगाबाद शहर जमा हो जाएगा, हर पार्टी लीडर आ जाएगा, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ये क्या करे बाबा, आज सरकार तुम्हारे साथ में है, कानून तुम्हारे साथ में है, हफ्ते मदद कर रहे हैं, और बाद में राजनीति करेंगे, फिर बोलेंगे मोदी ऐसा है, भ्रष्टाचार है, फिरका परस्त है, ऊपर से वही अधिकारी बैठे हुए। अरे वही अधिकारी तुमको 2 महीने का टाइम दिए, आपके घर को आके बोलेंगे अब्दुल्ला साहब उठो, खाना खाओ, ज़रा उठो, और ये नाश्ता पानी करो, और ये कागज़ जमा करो, ऐसा बोलेंगे। अब वो इतनी मदद कर रहे हैं, सरकार मदद कर रही है, वो मदद भी तुम नहीं लेंगे, और जब वो अपने कानून के फ्रेम में रह के काम करेंगे, और फिर बोलेंगे यार ये फिरका परस्त है, यार वो ऐसा परस्त है, हिंदूवादी है, मुसलमानवादी है। तो अपन कौन से वादी है, अपन कौन से वादी है? जरा सोचो ना, जरा एहसास करो। देखो बिल्कुल अगर आप दिल से काम करेंगे अल्लाह की मदद देंगी, ना तो याद रखो एक बदतरीन अल्लाह के कहर के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मैंने तरफ से बोल दिया हूँ, तो हो सकता है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जो खामोश इख्तियार किए हुए हैं, अल्लाह उनके ऊपर कहर बन के टूटेगा। वो कैसा टूटेगा, क्या होगा, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात का मामला है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे, नहीं तो क्या होने वाला है आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।